डेली हंट के सभी दर्शकों को इस खास सीरीज में आपका मैं स्वागत करता हूं, मनी व्यू फ्रॉम द टॉप। आज मेरे साथ एक बहुत ही बेहतरीन एक्सपर्ट हैं। 30 साल से ज्यादा का उनका एक्सपीरियंस है। बहुत ही चहीते हैं सब दर्शकों के वो। नीलेश शाह मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कोटक म्यूचुअल फंड के। कई रोल्स अदा किए हैं इन्होंने और हाल ही में एम्फी के चेयरमैन भी रहे हैं और प्रधानमंत्री की जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है उसके भी मेंबर हैं। नीलेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए डेली हंट के इस शो पर। बहुत यंग व्यूअर्स हैं जो डेली हंट को कंज्यूम करते हैं और आप हमेशा ही इन्वेस्टर एजुकेशन पर अपनी प्रतिक्रिया देते आए हैं। और सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा, आपने जब सेंसेक्स 50,000 का हुआ था तब हमारी बातचीत हुई थी और आपने उस वक्त एक बहुत ही अच्छी दिल से कहानी लिखी थी अपनी जर्नी की। वो जरा एक बार फिर दोहरा दीजिए दर्शकों के लिए जिन्होंने ना पढ़ी हो उस वक्त, क्योंकि आज भी हालांकि 50 से हम 62,000 तक गए, लेकिन फिर 52,000 पर नीचे भी आ गए। तो मार्केट ऊपर नीचे जाती रहती है, लेकिन जो आपने जो उसूल थे या जो अपनी लर्निंग्स जो थी वो शायद आज भी उतनी ही रेलेवेंट है जितनी तब थी। तो जरा वो अगर आप दर्शकों से पहले शेयर कर सकें, फिर कुछ और मेरे सवाल होंगे वो पूछूंगा आपसे। डेफिनेटली विवेक भाई, जैसे आपको पता है मैंने अपनी कारकिर्दी की शुरुआत 90 के दशक में की थी। हर्षद मेहता की तेजी थी मार्केट में, जितना पैसा लगाया वो पूरा का पूरा साफ हो गया और तब समझ आई कि इस तरह तो नहीं चलेगा कि आप किसी की टिप सुन के निवेश कर लो या किसी के कहने पे निवेश कर लो। फॉर्चुनेटली मैं उस समय सीए की आर्टिकलशिप दलाल स्ट्रीट के आसपास करता था, तो वैसे ही चाय पीने ठेले पे खड़ा रहता था। वहां पे एक बुजुर्ग थे, वो ज्ञान देते रहते थे। तो उन्होंने जो बातें कही वो दिल में बहुत उतर गई। सबसे पहला उन्होंने कहा था कि दलाल स्ट्रीट एक ऐसी जगह है जहाँ लक्ष्मी माता की पूजा तो हम दिवाली के दिन करते हैं, लेकिन सरस्वती माता की पूजा हर रोज करनी पड़ती है। जब आप सरस्वती माता और लक्ष्मी माता दोनों की पूजा करेंगे तभी आपके पास लक्ष्मी आएगी। बड़े आसान तरीके से उन्होंने समझाया कि रिसर्च करके निवेश करना चाहिए। उन दिनों में जब रिसर्च इतनी कॉमन नहीं थी, एक बार हम लोग वहां पे द्वारिका करके बहुत फेमस रेस्टोरेंट थी, अभी भी है, उसके समय से बहुत फेमस थे। तो उन्होंने कहा कि द्वारिका का समोसा भी अगर वासी हो जाए तो तुम उसे घर पे नहीं लेके जाओगे, उसे खाओगे नहीं। तो स्टॉक मार्केट में जो कचरा चीज है उसको घर पे क्यों लेके जाते हो? हमेशा क्वालिटी में निवेश करना। कई बार मार्केट गिरता था तो लोगों के चेहरे गिर जाते थे, तो वो हमेशा कहते थे कि विवेक भाई, पूनम के बाद हमेशा अमास आती है और अमास के बाद हमेशा पूर्णिमा आती है। ऑब्वियसली पूर्णिमा और अमास की सफर तय है, प्री डिटरमाइंड है। मार्केट में पूनम के बाद कभी अमास आएगी वो प्री डिटरमाइंड नहीं है। बट हर तेजी के बाद मंदी आएगी, हर मंदी के बाद तेजी आएगी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें उन्होंने सिखाई। इसका मतलब यही था कि एक, आप डिसिप्लिन निवेश करें, सेकंड आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें। एक गुजराती में कहावत है, उतावळे आंबा न पाके, यू कांट ग्रो मैंगो ट्री बिफोर 12 years। तो वो हमेशा यही कहते थे कि तू कभी भगवान के पास जाके तो कंप्लेन नहीं करता कि मेरे को आम जल्दी दे दो, तो स्टॉक मार्केट में रिटर्न के लिए इतनी जल्दी क्या है? तो बहुत सारे ऐसे उन्होंने कॉमन सेंसिकल चीजें बताई जो मेरे हिसाब से हर निवेशक के लिए आज भी योग्य है। नीलेश भाई, आपने जब टिप्स की बात की, इन्वेस्टिंग के अपने खुद के एक्सपीरियंस की बात की, 90 के शुरुआत में दशक की, आज अगर हम देखें पिछले 2 साल में हालांकि काफी निवेशक आए हैं एसआईपी के रूट के जरिए भी म्यूचुअल फंड्स में, लेकिन साथ ही साथ आप देखें जो यंग लोग हैं काफी
खुद अपने आप जाकर ट्रेडिंग भी शुरू करने लग गए हैं। कई जो यंग लोग हैं ये क्रिप्टो करेंसीज में भी ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो आज का जो यूथ है उसको आप क्या शिक्षा देंगे? क्योंकि एक तरफ तो अच्छी बात है कि एसआईपी के फ्लोज रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं, लेकिन लाखों करोड़ों डीमैट अकाउंट खुल रहे हैं, कई लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं। कुछ प्लानर से बात कर रहा था, कह रहे थे जितने यंग लोग उनके पास आ रहे हैं कहते हैं कि जी हमें तो क्रिप्टो बताइए आप कैसे करें। तो ये जो माहौल है इन्वेस्टिंग का, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया? सो विवेक भाई, पहली सलाह जो मैं हर यंगस्टर्स को दूंगा कि इनकम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू सेविंग्स में बिलीव मत करिए। इनकम माइनस सेविंग्स इक्वल टू एक्सपेंसेस में बिलीव करिए। जरूर से एंजॉय करिए, बट अपनी लिमिट में। जो एक पिज्जा आप कम खाएंगे, एक मूवी कम देखेंगे शायद, उससे आपकी रिटायरमेंट जर्नी बनती रहेगी। तो एक सेविंग्स के ऊपर जरूर ध्यान दीजिए। क्रेडिट कार्ड के लिवरेज बिल के ऊपर जीना नहीं चाहिए। दूसरी चीज है, जब आप निवेश करें तो निवेश के ऊपर ध्यान दीजिए। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट, ये दोनों का डिफरेंस समझ लीजिए। ट्रेडिंग आप शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं। ट्रेडिंग में आपको स्टॉप लॉस हमेशा मेंटेन करना होता है और उसे रूथलेसली अप्लाई करना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट में जब दाम नीचे जाए, वैल्यूएशन अच्छा हुए, तो आप एवरेज करते हैं, वहां पे स्टॉप लॉस नहीं लगाते। ट्रेडिंग में आप ज्यादातर लिवरेज होंगे, इन्वेस्टमेंट में नॉन लिवरेज चलना चाहिए। ट्रेडिंग के लिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, निवेश के लिए कॉमन सेंस बहुत जरूरी है। हमने हमेशा देखा है कि ट्रेडिंग में 9 आउट ऑफ 10 ट्रेडर्स पैसा खोते हैं और 1 आउट ऑफ 10 शायद बनाते हैं। भारत के जो सबसे बड़े ट्रेडर गिने जा सके, जिन्होंने हमेशा ट्रेडिंग में शायद पैसा बनाया होगा, उनमें एक राधा किशन दमानी जी का नाम आता है। वो जितने अच्छे निवेशक हैं, शायद उतने ही अच्छे ट्रेडर भी हैं। सीएम इंस्टीट्यूट पुणे में एक बार एक स्टूडेंट ने उनको पूछ लिया था कि सर आप मुझे ट्रेडिंग सिखाइए। राधा किशन जी ने बताया कि देख बेटा, मैंने अपने बेटों के लिए भी डिमांड खड़ी की है, तो मैं भी ट्रेडिंग में नहीं आने देता। तो ट्रेडिंग में मेरा नतीजा पिछले 30 सालों का यही है कि फॉर ऑर्डिनरी ट्रेडर्स, ट्रेडिंग इज इंजीरियस टू देयर हेल्थ। इसमें 9 आउट ऑफ 10 पैसा खोते हैं, 1 आउट ऑफ 10 बनाते हैं। तो जब भी आप ट्रेडिंग करें, छोटे पोर्टफोलियो के ऊपर करें, छोटे पैमाने पे करें, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन से करें, स्टॉप लॉस लगा के करें। और जब इन्वेस्टमेंट करें तो लॉन्ग टर्म के लिए करें, कॉमन सेंसिकली करें और ज्यादातर पैसा इन्वेस्टमेंट में लगाइए। नीलेश भाई, आज का जो माहौल है, अगर हम देखें, पहले कोविड आया, बाजार बहुत गिरा, तेजी से गिरा, फिर उतनी ही तेजी से उछाल आया, और कोविड अब हालांकि बहुत कम हो गया है, हालांकि सर्जेस तो आते रहते हैं, लेकिन जो वर्स्ट है जिसे कहें वो ओवर हो गया। लेकिन फिर आप देखिए ग्लोबल फैक्टर्स प्ले करने लग गए, वहां युद्ध हो गया, इन्फ्लेशन एक ग्लोबल प्रॉब्लम बन गई है, भारत में भी अब इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़े जा रहे हैं, विदेशों में भी, हमारे यहाँ भी। तो ऐसे माहौल में आप एक निवेशक को क्या कहेंगे? आप हमेशा से, जब से हमारी बातचीत चल रही है 25-30 साल से, आप एसेट एलोकेशन पर बहुत ध्यान देते आए हैं और कहते आए हैं लोगों को, और अब क्योंकि इस माहौल में अगर कोई डेट का निवेशक है, आपने अपनी शुरुआती जर्नी में डेट मार्केट भी संभाला था और इक्विटी में भी आप की समझ है, तो एक निवेशक को जो आज आना चाहता है इन्वेस्टमेंट करने, उसको क्या आप शिक्षा देंगे, क्या सीख देंगे कि किस तरह से आइए, एसेट एलोकेशन का क्या मतलब है,
और ऐसे जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो आपके जो डेट म्यूचुअल फंड रिटर्न्स हैं उन पर क्या असर पड़ता है। इक्विटी मार्केट कहीं ज्यादा हिल नहीं रही है, एक ही रेंज में है और बहुत वॉलेटाइल है। तो ऐसे जो एक स्थिति सी बनी हुई है, कुछ लोग कहते हैं बेरिश सा एक ट्रेंड है, इसमें आप एक निवेशक जो एंटर कर रहा है या शायद 2 साल पहले एंटर किया हो, उसको आप क्या सीख देंगे? विवेक भाई, आपने जैसे बताया, आज की तारीख में मार्केट के ऊपर काफी अनसर्टेनिटीज है। ऑयल के दाम, रशिया यूक्रेन, महंगाई का दर, यूएस फेड रेट, तो ये सारी चीजें हमारी मार्केट को इम्पैक्ट करती हैं। एंड आज ये चले जाएंगे तो कल कुछ और आ जाएगा। सो ये सब अनसर्टेनिटी के बीच में आपको निवेश करना है। एंड उसके लिए जो सबसे बड़ी चीज है वो है सेट एलोकेशन। जैसे आप सेहत बनाने के लिए एक बैलेंस डाइट खाते हैं, थोड़ा सलाद हुआ, थोड़ी दाल चावल रोटी सब्जी हुई, और प्लेजर के लिए कभी फरसान हो गया, कभी डेजर्ट हो गया, तो आप एक बैलेंस करते हैं सेहत के लिए और स्वाद के लिए। बिल्कुल उसी तरह आपको एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनाना है जिसमें डेट होगा जो आपको सेफ्टी देगा, प्रिडिक्टेबिलिटी देगा, इक्विटी होगा जो वॉलेटिलिटी देगा लेकिन ग्रोथ भी देगा, ज्यादा रिटर्न भी देगा, गोल्ड होगा जो आपको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर देता है, रियल एस्टेट होगा जो आपको अगेन एक प्रिडिक्टेबल रिटर्न देता है, सेफ्टी देता है, ऑफशोर इन्वेस्टमेंट्स है। तो ये सारे एसेट क्लास का एक अगर आप पोर्टफोलियो बनाए और उसमें आपकी रिस्क प्रोफाइल के अनुसार निवेश करें, तो ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देता है। हर किसी को मालूम है डेट, इक्विटी, गोल्ड, रियल एस्टेट, ऑफशोर, इस तरह मुझे निवेश करना है, बट कई बार लोग गलती कर जाते हैं अपनी रिस्क प्रोफाइल समझने में। मार्च 2020 में मुझे मेरे दोस्त ने फोन करके बोला था कि नीलेश भाई आप मेरे डॉक्टर साहब से बात करिए। डॉक्टर साहब थे, बड़ी अच्छी प्रैक्टिस चल रही थी, उन्होंने स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड में निवेश किया था। मार्च 2020 में मार्केट 35-40% गिर गया तो उनको डर लग गया। उन्होंने कहा कि मेरी इनकम अच्छी चल रही है और इस तरह जो भाव गिरे हैं उससे मुझे रात को नींद नहीं आती, मुझे ये सारी चीजें बेच के बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट में लगा देना है, मेरा पैसा सेफ रहेगा। मार्च 2020 में विवेक भाई आप उसको क्या बोलेंगे? अनसर्टेनिटी कोविड की सर पे थी, लॉकडाउन अनाउंस हुआ था, मार्केट दिन दुना रात चौगुना गिर रहा था। मैंने सिर्फ ये रिक्वेस्ट की कि एक काम करते हैं, 3 महीने बाद बात करते हैं, आपने बहुत सारी हिट तो ले ली है, 3 महीने में कुछ क्लैरिटी आ जाएगी कोविड के ऊपर, उसके बाद कॉल लेते हैं। उन्होंने बात सुनी, अनसुनी कर दी, सारी चीजें बेच के बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट में में डाल दिया। 3 महीने बाद फिर फोन आया कि मुझे बैंक डिपॉजिट में जो 3 साल में रिटर्न मिलने वाला है वो तो इक्विटी मार्केट ने सिर्फ 3 महीनों में दे दिया, अब मैं क्या करूं? यहाँ पे डॉक्टर साहब ने गलती नहीं कर दी कि उनकी रिस्क प्रोफाइल कंजर्वेटिव थी और उन्होंने निवेश कर दिया इक्विटी में। अगर वो हाइब्रिड फंड में निवेश करते, थोड़ा लार्ज कैप फंड में निवेश करते, थोड़ा डेट में ज्यादा निवेश करते, तो शायद वो मार्च 2020 के काल में कुछ और पैसा इक्विटी में निवेश कर सकते रादर देन रिडीम करने के लिए। सो एक अपनी रिस्क प्रोफाइल पहचान लीजिए, आप एग्रेसिव इन्वेस्टर से, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर से। दूसरा, आपके रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के अनुसार एक एसेट एलोकेशन पैटर्न बनाइए और फिर उस पैटर्न को, उस डिसिप्लिन को फॉलो करते रहिए। नीलेश जी, एक जो दिक्कत होती है निवेशकों को वो ये होती है कि इतनी सारी स्कीम्स हैं, तरह तरह की कैटेगरीज हैं, और इनोवेशन हो रही है, नए नए तरह की स्कीम्स आ रही हैं, तो कैसे चुने? हालांकि आप भी कहते आए हैं, हम भी कहते आए हैं कि
सबसे जरूरी है किसी अच्छे आप एडवाइजर को खोजें, उनके थ्रू आप जाकर अपना निवेश की जर्नी अपनी तय करें। लेकिन शुरुआत में लोग शायद झिझकते हैं, उतने एडवाइजर हमारे देश में है भी नहीं जितने होने चाहिए, ये आप भी कह चुके हैं। तो शुरुआत करने के लिए बात वहीं अटक जाती है कि मैं नया निवेशक हूं और मैं इस बाजार को देखता हूं, तो किस कैटेगरी की स्कीम आप एक बिगिनर के लिए आप रेकमेंड करेंगे? मैं स्कीम का नाम नहीं आपसे ऑब्वियसली पूछूंगा, लेकिन किस कैटेगरी से शुरुआत कर सकता है एक निवेशक, जिससे ये एसेट एलोकेशन भी थोड़ी तय हो जाए, थोड़ा डेट का एक्सपोजर हो, इक्विटी का हो, और फिर आगे चलते चलते शायद और स्कीम्स लें और अलग तरह से डाइवर्सिफिकेशन करें। सो विवेक भाई, अभी एक एसेट एलोकेटर फंड करके फंड्स आए हैं बाजार में, फंड ऑफ फंड कहते हैं। यह फंड उसमें निवेशक लमसम पैसा लगा सकता है और उसमें फंड मैनेजर मार्केट के वैल्यूएशन के अनुसार डेट, इक्विटी, गोल्ड में अलोकेशन करता है और ऑफशोर फंड्स में अलोकेशन करता है। एंड एसेट एलोकेटर फंड में एक मतलब रिस्क प्रोफाइल भी आती है, कंजर्वेटिव है, एवरेज है, एग्रेसिव है। अगर आप कंजर्वेटिव निवेशक हो तो मैक्सिमम इक्विटी एक्सपोजर 35-40% ही रहेगा, नीचे में 15-20% आ जाएगा। आप बहुत एग्रेसिव हो तो शायद 90% इक्विटी एक्सपोजर ऊपर रहेगा। सो अलग अलग रिस्क प्रोफाइल के लिए अलग अलग प्रकार की पोर्टफोलियो बनती है। उसमें इक्विटी, गोल्ड और ऑफशोर फंड्स, इन चारों के बीच में डिवीजन होता है। मेरे हिसाब से जब भी कोई निवेशक एडवाइजर के थ्रू अगर नहीं आ रहा है, उसे अपनी जर्नी डायरेक्टली चालू करनी है, तो वो एसेट एलोकेटर फंड के थ्रू निवेश कर सकता है। पर जैसे जैसे उसका अनुभव आ जाए, वैसे वैसे उसे एडवाइजर के जरिए, डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए अलग अलग प्रकार के फंड में निवेश करना चाहिए। बिकॉज एसेट एलोकेटर फंड आपके लिए एक शुरुआती फंड है और उसके ऊपर आप बाकी फंड्स को खड़ा कर सकते हैं। नीलेश भाई, पिछले 25 साल से हम ये कहते थे कि देखिए विदेश से लोग आकर भारत की इक्विटी खरीद रहे हैं, कंपनियों की इक्विटी ले रहे हैं, भारतीय मार्केट में निवेश कर रहे हैं और डोमेस्टिक इन्वेस्टर नहीं कर रहे। आज पूरा विपरीत हो गया है कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं काफी हद तक, अगर इस साल को भी देखें, पहले 6 महीने को, तो काफी सेलिंग की है उन्होंने। तो एक तरफ से तो अच्छी बात है कि जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं, भारतवासी हैं, अपनी खुद की मार्केट में फेथ दिखा रहे हैं और खरीदारी कर रहे हैं। लेकिन जो विदेश के जो FIIs, FPIs जिनको कहते हैं, उन्होंने जिस तरह से इतना पुल आउट किया है पैसा, ये ट्रेंड आप देखते हैं कि रिवर्स होगा? क्या कारण है इसका? क्योंकि अच्छी बात यह है कि अगर हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर नहीं आए होते इसको काउंटर करने के लिए, तो शायद बाजार कहाँ होता कोई कह नहीं सकता। लेकिन एज अ ट्रेंड आप मानते हैं कि ये एक मीडियम या शॉर्ट टर्म ट्रेंड है और जो FII पैसा है, FPI पैसा है, वापस आएगा फिर से? So definitely विवेक भाई, इस वक्त मार्केट जहां पे भी खड़ा है वह बिल्कुल डोमेस्टिक निवेशकों की बदौलत खड़ा है। FPI की सेलिंग काफी जोर से है। एंड अगर आप FPI के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जब US में ब्याज की दरें बढ़ती हैं तो इमर्जिंग मार्केट एसेट क्लास अंडर परफॉर्म करता है। जब ऑयल के दाम बढ़ते हैं तो भारत जैसा देश जिसकी ऑयल इंटेंसिटी हाईएस्ट है, उसके ऊपर मैक्सिमम इंपैक्ट आती है। अब ये दोनों सिनेरियो में भारत एक ऐसा इमर्जिंग मार्केट है जहां पे लोगों को सेलिंग करनी है। अब FPI जब अपना पोर्टफोलियो देखता है, रशिया में $260 बिलियन का माल पड़ा है, बट बेच $1 भी नहीं सकता। ब्राजील कमोडिटी प्रोड्यूसर कंट्री है, तो वहां पे तो निवेश करना है, बिकॉज अब कमोडिटी दाम बढ़े हैं तो ब्राजील को फायदा होगा। चाइना एक ऐसी कंट्री है जहां पे भाव बहुत नीचे गिर चुके हैं,
और सेकंड, अगर आप बेच के निकल जाओ तो शायद चाइना वापस घुसने नहीं देगा। टर्की, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका जैसे इमर्जिंग मार्केट में प्रॉफिट है नहीं, और अगर बेचने जाओ तो लॉस पे निकलेंगे। इन सबके सामने भारत एक ऐसा देश है जहां पे पिछले 8 सालों में इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स से दुगना रिटर्न बना है, और आपका जो प्रॉफिट बुक के ऊपर है उसे आप एनकेश करके लेके जा सकते हैं, तो सामने खरीदारी है। तो एफपीआई के पास बहुतेक करके भारत छोड़ के ऐसा कोई इमर्जिंग मार्केट है ही नहीं जहां पे वो लोग प्रॉफिट बुक कर सके, जहां पे वो लोग एग्जिट ले सके। तो कुछ हद तक हमारा पिछला परफॉर्मेंस इतना अच्छा था कि लोगों की सेलिंग हो रही है। दूसरा, वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो बाकी देश प्राइस गिरे बगैर ही वैल्यूएशन में गिर गए हैं। हम अपने हिस्टोरिकल एवरेज वैल्यूएशन जो प्रीमियम चलता था, हम हमेशा दुनिया से प्रीमियम पे ट्रेड होते थे। आज वो प्रीमियम अपनी हिस्टोरिकल एवरेज से भी ऊपर आ गया है। तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जायज है, बिकॉज हम दूसरे देशों के सामने काफी महंगे हैं। और ये होता है कि क्या ये एफपीआई वापस आएंगे? जरूर एफपीआई वापस आएंगे अगर हम उन्हें ग्रोथ स्टोरी दे, अगर उन्हें कन्विंस करे कि भारत में जिस तरह का एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस स्टैंडर्ड है वो उन्हें और कहीं नहीं मिलेगा। ग्रोथ, ग्रीन एंड गवर्नेंस, ये 3 चीजों पे अगर भारत अपने पड़ोसी देशों से, अपने कॉम्पिटिटर से अच्छा रहा तो ये एफपीआई आज नहीं तो कल जरूर वापस आ जाएंगे। दूसरी एक चीज है कि विवेक भाई, मैं बहुत अच्छा करूं लेकिन मुझे दूसरे लोग सराहे भी। मतलब हमारे में गुजराती में कहावत है, बोले है ना बोर बेचाए। अगर आपको बेचना है तो बोलना पड़ेगा। सो आज की तारीख में जो एफपीआई का अलोकेशन होता है वो बेंचमार्क इंडेक्स के तहत होता है, एमएससीआई हुआ या एफटीएससी हुआ। हमें इन एजेंसीज के साथ एंगेज करके अपना वेटेज बढ़ाना है। जैसे भारत की सबसे बड़ी बैंक है एचडीएफसी बैंक, वह एमएससीआई इंडेक्स में नहीं है। कैसे हम एमएससीआई से एंगेज करें ताकि हमारी बड़ी बड़ी कंपनियां उनके इंडेक्स में आ जाए। भारत का वेट जो आज 12% के आसपास है वो बढ़ के 15-18% हो जाए। इंडेक्स में वेट बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली वो रोका पैसा आएगा। सो एक है हम फंडामेंटल्स अपने इंप्रूव करें, ग्रोथ, ग्रीन, गवर्नेंस, और दूसरा हम अपने टेक्निकल को भी सुधारे। जैसे इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में क्या वेट है, एफपीआई को हम कैसे आसानी से भारत में निवेश करने के लिए अनुमति दे सकते हैं। ये सारी चीजें मिला के अगर हम एग्जीक्यूट कर दे तो मुझे कोई संदेह नहीं है कि ये एफपीआई वापस भारत में निवेश करने के लिए आ जाएंगे। एक आखिरी सवाल नीलेश भाई, जो निवेशक आज शेयर बाजार में आना चाह रहे हैं म्यूचुअल फंड के जरिए या डायरेक्टली, आपने सब समझाया कि लॉन्ग टर्म व्यू रखिए, ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट भी आपने समझाया। अगले 5 साल का अगर नजरिया ले, आपसे कभी लेवल तो नहीं पूछेंगे, ना ही वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर आप अगले 5 साल की भारत की स्टोरी को अगर आप प्रोजेक्ट करें, इस वक्त बदल सकते हैं हालात, कुछ कोई कह नहीं सकता, लेकिन आप कितने बुलिश हैं आप अगले 5 साल पे? सो विवेक भाई, मुझे लगता है हमारे लिए ये एक पेनल्टी गोल है, और हम लोग ने पहले पेनल्टी गोल मिस किया था, इसलिए भगवान ने गोलकीपर को सुला दिया है, गोल पोस्ट भी थोड़ा वाइड कर दिया है और ग्राउंड को भी थोड़ा लुटका दिया है, ताकि हम अगर बॉल को पुश कर दें सही डायरेक्शन में तो अपने आप गोल हो जाएगा। हमारे पास आज एक सबसे बड़ा मौका है अपनी ग्रोथ की रफ्तार तेज करने का। पहले भारत में महंगाई का दर डबल डिजिट होता था, आज मिड सिंगल डिजिट है। ऐसा पहली बार मैंने देखा है कि हमारी महंगाई का दर अमेरिकन महंगाई के दर से नीचे है फॉर लास्ट 8 मंथ्स।
पहले हमारे पास विवेक भाई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की शॉर्टेज होती थी। आज हमारे पास दुनिया का 4th लार्जेस्ट एफएक्स रिजर्व्स है। पहले हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की हमेशा कमी रहती थी। आज भी कुछ क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी जरूर है, जैसे अर्बन ट्रांसपोर्ट हुआ, बट बहुतेक क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हो गया है। पावर हो, पोर्ट हो, हाईवेज हो, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। पहले विवेक भाई हमारे पास फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर था, आज हमारे पास फिजिकल और डिजिटल दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में हम दुनिया के देशों से काफी नीचे हैं, बट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं दुनिया के देशों से काफी बड़ा हूँ। अमेरिका में आज भी वैक्सीन सर्टिफिकेट फिजिकली कॉपी पे देते हैं, हमारे यहाँ पे व्हाट्सएप पे आ जाता है। पहले विवेक भाई आप और मैं बिजनेस करना चाहते तो माँ बाप से पैसा लेना पड़ता, और माँ बाप के पास पैसा नहीं था तो हम बिजनेस नहीं कर पाए। आज की तारीख में अपने बच्चे हैं, वो हमारे पैसे के मोहताज नहीं है। उनके पास अगर बिजनेस आइडिया है तो प्राइवेट इक्विटी या वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाके धंधा चालू कर देंगे। आज से पहले भारत में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को कमांडिंग हाइट्स दी जाती थी। तो धीरे हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में आ रहे हैं, जिससे उन्हीं साधनों का सही तरीके से उपयोग कर सकेंगे। ऐसी बहुत सारी चीजें बदली हैं पिछले 30 सालों में, जिसमें हमने महंगाई के दर को काबू में किया है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ाए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल किया है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत आगे बढ़े हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल है, सरकार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बिलीव कर रही है। अब कुछ चीजें वर्क इन प्रोग्रेस है, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ऑन ग्राउंड आज भी उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ आज भी मिसिंग है, कमर्शियल डिस्प्यूट्स लंबे लंबे समय के लिए चलते हैं। बट जैसा मैंने कहा कि ये पेनल्टी गोल है, हमें खाली बॉल को धक्का मारना है, बाकी सारी चीजें भगवान ने हमारी फेवर में कर दी है। तो आने वाले 5 सालों में अगर हम ये चीजें संभाल ले, रूल ऑफ लॉ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, encouraging entrepreneurship, supporting entrepreneurship, मेरे हिसाब से इक्विटी मार्केट भारत के बहुत अच्छा रिटर्न देंगे निवेशकों को। हमेशा की तरह बहुत बहुत धन्यवाद नीलेश भाई आने के लिए और अपने व्यूज डेली हंट के सब्सक्राइबर्स के साथ शेयर करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।